ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट किया था हमने, और फोटोसिंथेसिस में हमने कवर किया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये चार चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, चार मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। अब क्या है कि इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह से एक्सचेंज होता है प्लांट में, तो मैंने आपको बताया था स्टोमाटा। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था एक दूसरी चीज बताई थी, लेंटिसल्स। लेंटिसल्स आपको बताया था कि आपके सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा, आपको लेंटिसल्स जो है इसमें आ सकता है। लेंटिसल्स आपको लेंटिसल्स आपको ओलंपियाड में पूछा जा सकता है। मैंने आपको फिर इसके बाद फोटोसिंथेसिस में बताया था ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा बताया था। ठीक है, ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा का डायग्राम बताया था, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि स्टोमाटा की कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट होती है। ठीक है, इतना टॉपिक हम सब कवर कर चुके हैं। इसके बाद मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने जा रहा था, वहीं पे हमारी क्लास ओवर हो गई थी। बेटा मुझे बताओ कि यहां तक क्लियर है? अब हम आगे स्टार्ट करें? यस, यस और नो, आगे स्टार्ट करें? यस, डेल। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। राजीव, नीलाक्षी, प्रियांशु, गरिमा, ठीक है, सबका मैसेज ठीक है। ठीक है बेटा, आगे स्टार्ट करते हैं। हम क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनली है। सर टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, सम्यक जैन। ठीक है बेटा, आपका जो छूट गया है उसके लिए हम फिर कभी जब नेक्स्ट दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा बैच, तो उसमें हम पढ़ेंगे। बेटा देखो, अभी यहीं से आपको समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं मैं। बेटा मैं कह रहा हूं कि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनल है जिसकी वजह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट है। हमारे पास भी क्लोरोप्लास्ट होता अगर, तो हमें भी जरूरत नहीं थी खाना खाने की, धूप में बैठते काम हो जाता, धूप में बैठे है ना, फूड अपने आप बन रहा है, जरूरत नहीं मम्मी खाना बना दो या कुछ, है कि नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है हमारे पास, प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करता है। ठीक है, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं इसको आप भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ड्रॉ करेंगे बेटा साथ में। ये क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट एक, हम बोलते हैं कि थोड़ा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में दो लेयर है, क्लोरोप्लास्ट में दो लेयर है, क्लोरोप्लास्ट में दो लेयर है। ठीक है, दो लेयर का क्या नाम होगा? एक आउटर लेयर है, आउटर लेयर, एंड देयर इज वन इनर लेयर, इनर लेयर। ठीक है, एंड the space between these two layers, the space between these two layers is called intermembranous space. This space is called intermembranous space। ठीक है, ये तो उसकी आउटर बाउंड्री है क्लोरोप्लास्ट की, बाहर की बाउंड्री है क्लोरोप्लास्ट की है। लेकिन ये बाउंड्रीज कुछ बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर रही है फोटोसिंथेसिस में। हम देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ हमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, और इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। एंड स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड,
क्लस्टर ऑफ थाइलाकॉइड, जब बेटा खूब सारे थाइलाकॉइड लाइन से लगे हुए होते हैं, तो इन सब को मिला के हम बोलते हैं ग्रेना। इसको हम बोलते हैं ग्रेना। तो ग्रेना क्या होता है? ग्रेना इज द स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड। बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलते हैं तो ग्रेना बनाते हैं, ठीक है। और सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह के और भी ग्रेना होते हैं। मैं यहां पे एक ड्रॉ करता हूं, ये अनदर ग्रेना मैंने बनाया, ये एक और बना देता हूं, ये मैंने ग्रेना बना दिए, ठीक है। और देखो बेटा, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से कनेक्टेड होता है। ये हो सकता है कि डायरेक्ट इससे कनेक्टेड हो, और ये हो सकता है कि इससे ऐसे कनेक्टेड हो, ठीक है। ये देखो, ये जो कनेक्ट कर रही है लेयर, इस लेयर को हम बोलते हैं लैमिला। लैमिला, LAMMELA, इसको हम बोलते हैं लैमिला बोलते हैं, ठीक है। और बेटा ये देखो, इधर देखेंगे सारे लोग, बेटा ये जो खाली स्पेस है, ये इसका फ्लूइड है। ये क्लोरोप्लास्ट का ग्राउंड सब्सटेंस है, ये क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है। एक तरह से सेल के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और इस लैमिला को कुछ बुक्स में आप देखोगे, कुछ बुक्स में लैमिला को लिखा होता है स्ट्रोमा लैमिला, कि स्ट्रोमा में जो लेयर है, लैमिला है, वो स्ट्रोमा लैमिला है। इसको मैं स्ट्रोमा लिख देता हूं, स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है। ये एक जनरल क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट में बेटा इन सब चीजों के अलावा क्लोरोप्लास्ट में हमें स्ट्रोमा में इसके फ्लूइड में हमें कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। और ये बेटा डॉट लाइक स्ट्रक्चर ना एक सेल ऑर्गेनल ही है। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर एक सेल ऑर्गेनल है, और इस सेल ऑर्गेनल का नाम है राइबोसोम। इस सेल ऑर्गेनल का नाम है राइबोसोम, लिख देता हूं मैं राइबोसोम। इसका नाम है राइबोसोम। अब बेटा पहले मुझे बताओ कि क्या आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा राइबोसोम के बारे में। किसी को अगर याद है तो मुझे बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है, जल्दी से टाइप करके बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस, गरिमा, वेरी गुड, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस सबको पता है, राजीव प्रोटीन सिंथेसिस, नीलाक्षी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाएगा, प्रियांशु, संचिता, फरहान, ओके, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। ये प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, वेरी गुड, आप सबको पता है। तो हमें यहाँ पे राइबोसोम मिल रहा है, ठीक है, राइबोसोम भी मिलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि आपके उसमें आ जाए सम्यक जैन प्रोटीन, ठीक है बेटा। आपके क्वेश्चन पेपर में ना कम चांसेस है कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कम चांसेस है ऐसा आने के, आ भी सकता है, अगर आ जाएगा तो 2 या 3 मार्क्स में आ जाएगा क्वेश्चन। लेकिन ऐसा वाला क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि आपको पहले से स्ट्रक्चर मिलेगा, वहां पे पहले से स्ट्रक्चर मिलेगा, और आपसे बोलेंगे कि बताओ ए पार्ट है, ए पार्ट का नाम क्या है, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो हमें पता होना चाहिए ये क्या है। अच्छा, तो ये डायग्राम के अलावा आपको डायग्राम में पता होना चाहिए कौन सा पार्ट का क्या नाम है। इसके अलावा बेटा मैं बताऊं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा थ्रू आउट द ईयर, किसी ना किसी पेपर में आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा या फिर ओलंपियाड में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है, देखो बताता हूं मैं बेटा। फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये वो सेल ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ना प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस है ये जो प्रोसेस, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 2 रिएक्शन में कंप्लीट होता है ये। इसके फोटोसिंथेसिस के जो 2 रिएक्शन होते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को हम बोलते हैं, इसमें पहला रिएक्शन आता है लाइट रिएक्शन, पहला आता है लाइट रिएक्शन, दूसरा आता है, पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा आता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के अंदर में 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, पहले होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है बेटा। जरूर याद रखेंगे कि ये जो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड में फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ओलंपियाड का, कि आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वेयर डज लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। सो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द थाइलाकॉइड ऑफ ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है, थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है, थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है। और ये जो डार्क रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है बेटा। देखो हमें 10th के सिलेबस में बहुत डीप में नहीं पढ़ना है कि लाइट रिएक्शन के जितने भी स्टेप्स है सब पढ़े और डार्क रिएक्शन के सारे स्टेप्स हमें बहुत डीप में नहीं पढ़ने। जो मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए वो आपको ये पता होना चाहिए कि डार्क रिएक्शन कहां पे होता है और लाइट रिएक्शन कहां पे होता है, यही आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सफिशिएंट बता चुका हूँ सारी चीजें कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहां कहां पे होता है मैं बता चुका हूं आपको। थोड़ा आपको बताता हूं मैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। आई थिंक ये सबने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर सबने कंप्लीट कर लिया बेटा एक बार बता दो तो मैं इसको रब कर दूं। यस और नो कंप्लीटेड? यस यस गरिमा, ओके सबने बना लिया है। शुभम पानी देना, ठीक है बेटा सबने बना लिया है, ठीक है बेटा इसको रब कर रहा हूं सब। हम अभी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, ठीक है। बेटा देखो मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होते हैं। एक तरह से ये 2 स्टेप्स हैं, ये 2 फेजेस हैं फोटोसिंथेसिस के। मैंने आपको बताया कि इसका पहला फेज है, इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और इसका दूसरा फेज है, इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। सबसे पहली बात बेटा ये है कि अगर इसका नाम है लाइट रिएक्शन तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये लाइट में होता है, और इसका नाम है डार्क रिएक्शन तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये रात में होगा अंधेरे में होगा, ऐसा नहीं है। इसको क्यों बोल रहे हैं लाइट रिएक्शन, इसको क्यों बोल रहे हैं डार्क रिएक्शन? इसलिए क्योंकि क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था जो थाइलाकॉइड और कई सारे थाइलाकॉइड बनाते हैं क्या चीज, ग्रेना। ये थाइलाकॉइड ना बेटा, ये जो क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब। ये थाइलाकॉइड सनलाइट को करता है एब्जॉर्ब, इसलिए
थाइलाकॉइड में ना सनलाइट को, ये थाइलाकॉइड सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो थाइलाकॉइड में रिएक्शन हो रहा है ये रिएक्शन लाइट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम थाइलाकॉइड में जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, थाइलाकॉइड में ये जो लाइट रिएक्शन होता है, इस लाइट रिएक्शन के एंड में जो हम रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, है ना, कोई भी रिएक्शन होता है तो एक रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर बताऊं A + B ये AB बना देगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये एक रिएक्शन का एग्जांपल है। आपको पता होगा अगर आपने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा है, आई थिंक अभी क्लास हो रही थी, ये इधर क्या आता है रिएक्टेंट, इधर क्या आता है प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे थाइलाकॉइड में एक रिएक्शन हो रहा है तो इसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा। क्या है वो प्रोडक्ट बेटा? थाइलाकॉइड में जो रिएक्शन होगा इसका प्रोडक्ट होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है, ये वाला डायग्राम बेटा बनाएंगे नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। थाइलाकॉइड में ये जो लाइट रिएक्शन हो रहा है थाइलाकॉइड में, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है एटीपी। आई थिंक सबको पता होगा कि एटीपी होता क्या है, ठीक है। एटीपी क्या होता है सबको पता होगा आई थिंक। एटीपी क्या होता है? हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, ठीक है। लाइट रिएक्शन का जो लाइट रिएक्शन का प्लांट्स में बता रहा हूं, प्लांट्स में लाइट रिएक्शन का, प्लांट्स में लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो एटीपी होता है। और जब ये एटीपी बन जाएगा, जब क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन की मदद से, लाइट की हेल्प से एटीपी जब बन जाएगा तो इसके स्ट्रोमा में, इसके लिक्विड में, इसके फ्लूइड में स्टार्ट होगा डार्क रिएक्शन, जिसमें कि एटीपी हेल्प करेगा। स्ट्रोमा में जो रिएक्शन होगा उसमें ये एटीपी हेल्प करेगा। मैं क्या बता रहा हूं ये वाला एक बार फिर से देखो बेटा, ये सुनो। फोटोसिंथेसिस में दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में होता है और ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ये लाइट पे डिपेंडेंट होता है इसलिए हम इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन स्ट्रोमा में जो रिएक्शन होता है ये लाइट पे नहीं डिपेंडेंट होता है। ये किस पे डिपेंडेंट है? ये स्ट्रोमा वाला रिएक्शन डिपेंडेंट है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना है उस पर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। हम इसको एक तरह से बोल सकते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, वो रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अंधेरे में होता है इसलिए डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा बेटा? सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन क्या होता है जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, और डार्क रिएक्शन क्या होता है जो लाइट के एब्सेंस में होता है, ठीक है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन किस जगह पे होता है, थाइलाकॉइड में होता है, और डार्क रिएक्शन किस जगह पे होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। इतनी बात क्लियर है सबको? यस और नो? इतनी बात क्लियर है? यस प्रियांशु, ठीक है। राजीत यस, ठीक है। गरिमा ओके, ओके आकृति ओके, सबको क्लियर है इतनी बात, ठीक है। लाइट और डार्क रिएक्शन मैं बता दूं बेटा एक बार फिर। फरहान ओके बेटा, ठीक है, सबको क्लियर है। किसी को बेटा कुछ डाउट आता है तो मैसेज करेगा, ठीक है, ग्रुप पे। देखो बेटा मैं बताऊं कि ये जो है ना कि लाइट रिएक्शन कहां पे, डार्क रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिफ्रेशर से पढ़ोगे ना तो उसमें क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। सम्यक ओके, सबको पता है, सबको समझ में आ गया लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता क्या है और किस जगह पे ये परफॉर्म होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सबको क्लियर है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस पे, जो हमें पढ़ना है, जो हमें सीबीएसई में हम जो एनसीईआरटी के बेसिस पे हम जो लिख के आएंगे। अगर मैं फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स का, तो हम जो लिख के आएंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस सब लोग लिख लेंगे बेटा, हेडिंग लिख लो, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि बुक में 3 स्टेप्स दिए हुए हैं फोटोसिंथेसिस के, और हमें वही 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा समझ में आए आपको चीजें, लेकिन हमें मेनली, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेनली तो हमें वही 3 स्टेप्स पता होने चाहिए कैसे भी। ठीक है, पहला स्टेप आपकी बुक में एनसीईआरटी में जो पहला स्टेप लिखा हुआ है वो स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अच्छा, ये क्लोरोफिल तो कहीं नाम आया ही नहीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो अब ये क्यों बोल रहा है क्लोरोफिल? तो मैं आपको बताता हूं बेटा कि वो जो थाइलाकॉइड था ना, ये जो थाइलाकॉइड था ना, थाइलाकॉइड खूब सारे थे, ग्रैना बना रहे थे, यही थाइलाकॉइड, ग्रीन पिगमेंट, वेरी गुड। ये थाइलाकॉइड जो है ना, थाइलाकॉइड में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, थाइलाकॉइड में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, यही हमारे क्लोरोफिल है। ये पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है। तो थाइलाकॉइड के ही अंदर हमें क्लोरोफिल मिलता है। तो अगर ये फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो मतलब लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, सनलाइट की जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसको थाइलाकॉइड में जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले जो क्लोरोफिल होगा वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल पॉइंट है। देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। फोटोसिंथेसिस का सेकंड पॉइंट आपकी बुक में दिया है। सेकंड पॉइंट आपको लिखा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, conversion of light energy into chemical energy to split water into hydrogen and ऑक्सीजन। ये लिखा हुआ है आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को समझते हैं थोड़ा। इसमें समझने के लिए है, सबसे पहले क्या हुआ था कि थाइलाकॉइड ने लाइट एनर्जी को किया एब्जॉर्ब। अच्छा, सेकंड पॉइंट में लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने वो जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, ऐसा कुछ नहीं है कि उस लाइट एनर्जी को हमने किसी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि वाटर पे, ये हो रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल पे, ये हो रहा है कि ऑक्सीजन और इसके साथ दो हाइड्रोजन है ना, H2O है, वो ये हो रहा है बेटा कि जो सनलाइट से एनर्जी आ रही थी, उस सन की एनर्जी से, उस सन की एनर्जी से हमने एक केमिकल को, जो हमारा वाटर केमिकल है, सन की लाइट एनर्जी की मदद से हमने इस केमिकल को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया है। इसको हमने तोड़ दिया इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसीलिए लिखा हुआ है कि लाइट एनर्जी की मदद से हमने केमिकल को तोड़ा। तो ये कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कि हमने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और उस केमिकल एनर्जी का यूज किया, एक केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन में हमने यूज किया। सेकंड पॉइंट क्लियर है सबको? ऐसा कुछ नहीं है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, हमने सिर्फ लाइट एनर्जी की मदद से केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, किस लिए? टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर है, यस और नो? जल्दी बताओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। यस, ठीक है, डेल, ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, यस यस, प्रियांशु, नीलाक्षी, यस, गरिमा, ओके, राजीत, क्लियर है?
ठीक है, अमेश, ठीक है, सम्यक, सम्यक जैन, ठीक है बेटा, सबको क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, अभी तक क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, देन कन्वर्जन ऑफ दैट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट आपके बुक में लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, reduction of carbon dioxide, reduction of CO2 into carbohydrate, reduction of CO2 into carbohydrate, या फिर आई थिंक लिखा हुआ है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, एक ही बात है, ठीक है। इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखो ये है बेटा, बता रहा हूं, अरे सुबह पानी देना। देखो बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब पहले तो हमें बेटा ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। देखो आप अभी अपना केमिस्ट्री वाला चैप्टर बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसमें आपको बेटा आपको एक रिएक्शन मिलेगी, रिडक्शन रिएक्शन। गिलास में आपको बेटा रिएक्शन मिलेगी, रिडक्शन रिएक्शन। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है बेटा। देखो आप डीप में वहीं पे पढ़ोगे केमिस्ट्री में, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये वाला देखो बेटा, अगर मैं बोलूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, ZnO था प्लस Na कर दिया, ये जिंक ऑक्साइड था प्लस सोडियम किया है, इन दोनों का रिएक्शन मैं करवाना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आगे चल के बनाएगा, मैं ये कह रहा हूं ना कि ये ऑक्सीजन सोडियम के पास चला जाएगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। सोडियम ऑक्सीजन को ले जाएगा और Zn अकेले रह जाएगा, Zn अकेले रह गया, ठीक है। अच्छा ये वाला देखो बेटा, Zn के पास ऑक्सीजन थी पहले, लेकिन अब Zn के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस जिंक ऑक्साइड का, ZnO का, मैं ये कह रहा हूं कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है। मैं ये कह रहा हूं कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है। तो रिडक्शन होता क्या है, लॉस ऑफ, रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी चीज में से हम ऑक्सीजन कम कर दें, लॉस कर दें, तो उसका हम कहते हैं कि रिडक्शन हो गया है। क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है इतना क्लियर है, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो मैं वापस आता हूं, आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो हमने कल लिखी थी उस पर आ जाता हूं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट जाएगा तो उस चीज का रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो बेटा, यहां पे लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये देखो हमने कल एक रिएक्शन लिखी थी, CO2 प्लस H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll, CO2 and H2O will be converted into C6H12O6 plus some amount of oxygen will be released with some amount of water। और मैंने आपको बताया था कि इसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था 6 12 6 6, ठीक है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी फोटोसिंथेसिस की। अब देखो बेटा, हम क्यों बोल रहे हैं रिडक्शन, ये वाली चीज ध्यान दो, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं ये 6 हटा दूं, अभी 6 पे नहीं ध्यान देंगे कि यहाँ पे 6 है, ये वाला देखो, यहाँ लिखा है CO2, ये लिखा है CO2, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। और आगे बेटा देखो
C6H12O6, ये है ग्लूकोज। बेटा मुझे सब लोग मैसेज करके बताओ कि यहाँ पे ग्लूकोज जो है, पहले क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, मुझे ये बताओ आप लोग कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है, मुझे बताओ कि इस ग्लूकोज में हर कार्बन एटम के पास, एवरी कार्बन एटम के पास कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे एक कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे बताओ एक कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन है? जल्दी से बताओ, अगर पता है तो बताओ। 6 ऑक्सीजन है राजी, 6। सब 6 क्यों बोल रहे हो? बेवकूफ बच्चों। ठीक है, 6 नहीं है बेटा, 6 नहीं है, 6 नहीं है। ठीक है, अब ये वाला देखो 36, बिल्कुल भी नहीं, 36 तो कहीं आया नहीं। ठीक है, ठीक है, ये वाला देखो, मैं बताता हूं आपको, गलत है बेटा। ठीक है बेटा सुनो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है बात। अब देखो बेटा मुझे बताओ, यहां तक लिख चुके हो ना? मैं रब करना चाहता हूं, क्योंकि बताओ यहां तक लिख चुके हो, तीनों पॉइंट लिख चुके हो, यस और नो? ये तीनों पॉइंट लिख चुके हो ना, यस और नो? जल्दी बताओ। नहीं लिखा है किसी ने तो लिख ले जल्दी से, यस। यस, सबने लिख लिया है, यप, ठीक है। ओके बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं। ये देखो बेटा, ये देखो मैंने पूछा था, देखो मैं यहां से ही हटा दे रहा हूं, ये 6 अभी हटाता हूं। ये देखो मैंने पूछा था कि यहाँ पे एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा? एक कार्बन के साथ ये 2 ऑक्सीजन लगा दिए मैंने, ठीक है। अगर इस वाले फॉर्मूलों के देखते हैं तो बेटा ये वाला फॉर्मूला जो है देखो, इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अगर इस फॉर्मूले में 6 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन के पास तो एक ही ऑक्सीजन तो आएगा। ठीक है, एक कार्बन के पास एक ही ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि 6 कार्बन है 6 ऑक्सीजन है। मैं इसका तुम्हें स्ट्रक्चर बताता हूं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है इसका। ये क्या चीज है? ग्लूकोज है ना बेटा, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। इसका स्ट्रक्चर बताता हूं आपको। ये एक कार्बन बनाया मैंने, ये दूसरा कार्बन लगाया, तीसरा कार्बन लगाया, एक और लगा दिया, एक कार्बन यहाँ लगा दिया, एक कार्बन यहाँ लगा दिया, एक कार्बन यहाँ लगा दिया। ठीक है, अभी बेटा मैं सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ा बता रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसा स्ट्रक्चर सेम टू सेम नहीं होता है, मैं सिर्फ आपको माइंड में क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है बेटा देखो, C6H12O6, 6 कार्बन लगा दिए मैंने। 6 कार्बन में, इनमें 6 कार्बन में बेटा मैंने ये लगाया OH, एक तरफ लगाया H, इसमें भी मैंने बेटा एक तरफ लगाया H, एक तरफ लगाया OH, इसमें भी मैंने लगाया OH, एक में H, इसमें लगाया H, OH, इसमें लगाया OH और H, इसमें लगाया OH और H। अब देखो बेटा, सारे के सारे कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे कितना ऑक्सीजन? एक, इस वाले पे एक, इस वाले पे एक, सारे के सारे कार्बन पे बेटा एक एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आप लोग जो बोल रहे थे कि मैं पूछ रहा था ना कि, मैं ये नहीं पूछ रहा था कि टोटल कितने ऑक्सीजन है इसमें, मैं ये पूछ रहा था कि अगर यहाँ पे एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो मुझे बताओ यहाँ पे एक कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है? तो हर एक कार्बन के पास एक एक ऑक्सीजन है। बेटा इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई ना, कि इस वाले फॉर्मूले में हर एक कार्बन के पास एक एक ऑक्सीजन है, और इस वाले फॉर्मूले में एक कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है। इतनी बात क्लियर है सबको, यस और नो? जल्दी बताओ। ठीक है, यस राजीव, ठीक है, नहीं है, यस ठीक है बेटा, क्लियर है सबको। ठीक है, ठीक है, ये देखो बेटा, ठीक है संचिता, ठीक है बेटा, ठीक है, ये वाला देखो, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन। और जब हमने इसको बैलेंस किया था, इस रिएक्शन को जब हमने बैलेंस किया था, तो हमने यहां पे लगाया था 6। अब देखो बेटा, जब तक ये 6 नहीं लगा था, तब तक इसका मतलब था कि एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 6 लग गया है, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के 6 मॉलिक्यूल्स, मतलब एक ये है, ये बना दिया 2, ये बना दिया 3, है ना, 4, 5, और एक और बना देता हूं कहीं, ये 6।
6 बन गए। 6 CO2 का तो यही मतलब हो गया कि 6 है ये। अच्छा बेटा देखो, जब तक ये CO2 था तब तक हर एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन थे। जब तक ये 6 CO2 था तो हर कार्बन पे 2 ऑक्सीजन थे, हर कार्बन पे 2। लेकिन जब हमने इसको वाटर दिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इसको हमने सनलाइट इसको प्रोवाइड करी, तो ये CO2 कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, इसका कन्वर्जन हो गया ग्लूकोज में। और जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तब हर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन बचा। पहले तो सबके पास 2-2 ऑक्सीजन था। तो अब आपको ये रिलेट करना है कि जो थर्ड पॉइंट था फोटोसिंथेसिस का, वो थर्ड पॉइंट था रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन थे, अब सबके पास एक ऑक्सीजन है, मतलब रिडक्शन हो गया। तो थर्ड पॉइंट लिखा था रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज। ठीक है, इनटू कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज लिखा था। ठीक है, थर्ड पॉइंट सबको क्लियर? फोटोसिंथेसिस का थर्ड पॉइंट बेटा क्लियर सबको? तीनों पॉइंट आए, मेरा मतलब है तीनों पॉइंट क्लियर सबको ना? जल्दी बताओ, मैसेज करो यस यस यस। ओके ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग को समझ में आ गया फोटोसिंथेसिस। अब देखो बेटा, ठीक है, यस राजीव, यस ओके, सबको समझ में आ गया है बेटा। वो जो तीनों पॉइंट है ना, वही तीनों पॉइंट हमें याद करने कैसे भी। ठीक है, अगर बेटा मैं बता दूं आप लोगों में से, बेटा पहली बात तो मेरी ये है, देखो मैं एक बात बताऊं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप 9th क्लास में कैसा पढ़ते थे। मुझे नहीं पता है कि आप 9th क्लास में फेल हुए थे या आपने टॉप किया था या जस्ट पास थे, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। मैं आपको बेटा अभी पढ़ा रहा हूं 10th क्लास से। ठीक है, और 10th क्लास में मैं हर दिन जितना पढ़ा रहा हूं ना, उतना सिर्फ आपको आना चाहिए कैसे भी। ठीक है, इतना इतना बेटा कंप्लीट करेंगे तो 10th क्लास में हम टॉप करेंगे कैसे भी। ठीक है ना बेटा, कोई टॉपर टॉपर कोई पैदा नहीं होता है कि उसके पैदा हुआ है कोई नया बच्चा, उसके माथे पे लिखा हुआ है टॉपर, ऐसा नहीं होता है ना? ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी। बेटा हर दिन की प्रैक्टिस करोगे, तब थोड़ा थोड़ा करोगे तो हम टॉप करेंगे। अगर बेटा किसी के भी मन में ऐसा है कि हम टॉप तो कर ही नहीं सकते कभी, तो उस भ्रम को तोड़ दें, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, मुझे कैसे भी आपके टॉप रिजल्ट चाहिए। बायो में तो चाहिए ही चाहिए कैसे भी। ठीक है, कोई भी मार्क्स, एक भी मार्क्स मिस नहीं होना चाहिए बायो में। और फाइनल एग्जाम तक हमें साइंस में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मुझे चाहिए कैसे भी। बोर्ड का रिजल्ट अगर डाउन किया किसी ने, घर पे आके मारूंगा सबको, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस वाला ये क्लियर होना चाहिए। बेटा सुनो मेरी एक और बात, आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अपने आप को बहुत वीक समझता है, ठीक है, उसको चीजें समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको बता दूं बेटा, फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन कैसे भी याद करनी है। जो बहुत ही वीक है, जो एकदम जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसको बेटा आप समझ लो ये रटनी है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। ये तीन मार्क्स हैं आपके, समझ लो बोर्ड के। और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के जो 3 पॉइंट हैं जो मैंने अभी लिखवाए 3 पॉइंट, वो 3 पॉइंट को आपके 3 मार्क्स हैं। और या तो ये रिएक्शन और वो 3 पॉइंट, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको थ्रू आउट द ईयर किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जोर डाल के मैं इसको पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को, क्योंकि छोटा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जो अगर अपने किसी सीनियर से पूछेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है 11th क्लास में, वो कैसा है चैप्टर, वो इजी है कि टफ है, तब आप उनसे पूछना कि क्या डिफिकल्टी लेवल है फोटोसिंथेसिस का। आप लोग को तो शायद समझ में आ गया है, क्योंकि हमने बहुत डीप में नहीं पढ़ा है, हमने ऊपर ऊपर अभी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हमारे 10th लेवल पे इतना ही है, मैंने आपको सफिशिएंट मैक्सिमम पढ़ाया है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन आप हायर से पूछोगे तो काफी डिफिकल्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस। बेटा एक ये रिएक्शन और 3 पॉइंट, बाकी मैंने आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और अच्छा एक चीज और बता देता हूं, अभी 8 मिनट है हमारे पास, मैं आपको बेटा एक चीज और बताता हूं। इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, मैं रब कर रहा हूं उसको। फोटोसिंथेसिस के तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए बेटा कैसे भी। ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज और, थर्ड पॉइंट में बेटा, थर्ड पॉइंट पे लिखा था हमने थर्ड पॉइंट में बेटा लिखा था कि रिडक्शन ऑफ
CO2 इनटू ये वर्ड हमने लिखा था कार्बोहाइड्रेट, यहां हमने लिखा था कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हम जो रिएक्शन लिख रहे हैं CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो हम वहां पे लिख रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6, यहां पे हम इसको लिख रहे हैं कि ग्लूकोज बनेगा। अच्छा, पॉइंट में हम बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट बनेगा और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये ग्लूकोज बनाता है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ना जरूर। सिंपल सी बात है, आई थिंक कुछ बच्चों को पता होगा, मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये देखो, देखो बेटा, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज, ये मैंने मान लिया कि ये एक ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है C6, ये है कार्बोहाइड्रेट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है एक तरह से, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फॉर्म नहीं है, ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अपोजिट बोल लो। ये देखो बेटा, हाँ सही था, ये देखो बेटा, मैं बता रहा हूं, मान लेते हैं कि ये ग्लूकोज है, मान लिया मैंने कि ये है ग्लूकोज। अगर मैं इस ग्लूकोज में एक और ग्लूकोज जोड़ दूं, ठीक है, ठीक है, ग्लूकोज बेटा खाने में मीठा होता है ना, स्वीट होता है, ग्लूकोज खाने में मीठा होता है, ठीक है, स्वीट होता है। और ग्रीक लैंग्वेज में सैकराइड, ग्रीक सैकराइड का मतलब होता है स्वीट, ग्रीक में सैकराइड का मतलब होता है स्वीट, इसीलिए अगर एक ग्लूकोज होगा ना, अगर बेटा एक ग्लूकोज होगा ना, तो हम इसको बोलते हैं, एक ग्लूकोज को बोलते हैं मोनो सैकराइड। मोनो मीन्स, ओहो नहीं दिख रहा है, ये देखो, इसको हम बोलते हैं मोनो सैकराइड। देखो बेटा, मोनो का मतलब है वन, मोनो का मतलब है वन, और सैकराइड का मतलब है स्वीट। ग्लूकोज स्वीट होता है, मीठा होता है, इसलिए इसको बोला हमने सैकराइड, और ये एक ग्लूकोज इसलिए इसको हमने बोला मोनोसैकराइड, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं, ये है मोनोसैकराइड, अगर मैं दो ग्लूकोज जोड़ दूं, तो इन दोनों को मिला के हम बोलने लगेंगे कि अब ये दोनों मिला के बना रहे हैं डाई दो सैकराइड, डाइसैकराइड। और देखो बेटा, अगर मैं खूब सारे ग्लूकोज जोड़ दूं लाइन से, खूब सारे ग्लूकोज जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा? मोनोसैकराइड था, दो जुड़ गए डाइसैकराइड, तीन जुड़ गए ट्राइसैकराइड, चार जुड़ गए टेट्रासैकराइड, पेंटा, हेप्टा, ऑक्टा, ऐसे चलता रहेगा। 10 से ज्यादा जब जुड़ जाते हैं, खूब लाइन से जुड़ जाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीसैकराइड, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीसैकराइड। जब बहुत सारे, पॉली मींस मैनी, जब बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे पॉलीसैकराइड। तो हमारे पास मोनोसैकराइड होते हैं, डाइसैकराइड होते हैं और पॉलीसैकराइड होते हैं। जब बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो हम बोलेंगे पॉलीसैकराइड। अब बेटा सुनो, अभी अब ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए मन में कि ये सब क्या है। हर वर्ड बेटा बायो का क्लियर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की वजह से मैं ये सब बता रहा था। आप देखो बेटा, ये मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड, these are the different forms of carbohydrate. For example, देखो मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट वर्ड था वहां पे, कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट या तो होगा मोनोसैकराइड, मैंने आपको बताया या तो फिर ये होगा डाइसैकराइड, और मैंने आपको बताया या फिर ये होगा पॉलीसैकराइड। किसको? मैं यहां से क्या करूं? फुल है आवाज बेटा। मोनोसैकराइड फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ये एक मोनोसैकराइड है, मतलब C6H12O6, ये मोनोसैकराइड है। डाइसैकराइड फॉर एग्जांपल सुक्रोज,
या फिर मिल्क में शुगर होता है लैक्टोज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दूसरा, लैक्टोज। मिल्क में जो शुगर होता है उसका नाम है लैक्टोज शुगर होता है, ठीक है। ये एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज में क्या होता है ना बेटा, लैक्टोज में डाइसैकेराइड है, मतलब दो ग्लूकोज जुड़े हुए होंगे, है ना, दो ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, तो हम इसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड, फॉर एग्जांपल स्टार्च या फिर सेलुलोज, तो ये स्टार्च और सेलुलोज पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है। अब देखो, तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है कि सिंगल मॉलिक्यूल हो जैसे ग्लूकोज, तो मोनोसैकेराइड। हो सकता है दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हो तो लैक्टोज डाइसैकेराइड। और कार्बोहाइड्रेट हो सकता है कि खूब सारा लाइन से जुड़ा हुआ हो तो वो स्टार्च है, सेलुलोज है। अब देखो बेटा मेरी एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको आप नोट कर लेना, कहीं साइड में नोट कर लेना कहीं पे, ये आपको ओलंपियाड्स में या कहीं काम आएगा, ठीक है, आपको नॉलेज के लिए है ये वाला, ठीक है। अब देखो बेटा एक चीज, एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट बेटा सुन लो, देखो ये वाला प्लांट, हम पढ़ रहे थे प्लांट में, हम पढ़ रहे थे कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, और हमने फोटोसिंथेसिस बेटा पूरा का पूरा कवर भी कर लिया, हमने पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस कवर कर लिया है। लास्ट पॉइंट फोटोसिंथेसिस का मैं आपको ये बता रहा हूं कि बेटा प्लांट की जो लीफ है, प्लांट की लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा, और प्लांट की लीफ में जब फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट ग्लूकोज के फॉर्म में, तब प्लांट ग्लूकोज के फॉर्म में बनाएगा फूड, जो हमने रिएक्शन में देखा CO2H2O ग्लूकोज बना रहा है। प्लांट जो अपना फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है, लीफ में ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनेगा। दूसरी बात, ग्लूकोज अब वहां पे बनेगा लीफ में, अब लीफ में ग्लूकोज बन रहा है तो लीफ में ही नहीं ना स्टोर होगा, उसको स्टोर करना है कहीं और। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, पोटैटो में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन पोटैटो क्या चीज है, पोटैटो तो रूट्स है ना, प्लांट की रूट्स है। तो ज्यादातर प्लांट्स अपना जो फूड होता है वो रूट्स में स्टोर करते हैं, तो ग्लूकोज को हमें स्टोर करना है रूट में, तो ये ग्लूकोज किसी तरह से लीफ से जाएगा और रूट्स में जाके ये रूट्स में जाके स्टोर होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता है, लेकिन स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। रूट्स में जो फूड स्टोर होगा वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और इसके अलावा ये जब ग्लूकोज जा रहा होता है ना, तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं जाता है, ये जाता है सुक्रोज के फॉर्म में। दो ग्लूकोज जुड़ते हैं तो सुक्रोज बनाता है, तब जब ये जाता है तो सुक्रोज के फॉर्म में जाता है, ठीक है। देखो बेटा मैंने आपको बताया प्लांट में फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और प्लांट में फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। और हम फाइनली जो पोटैटो खा रहे हैं तो हम स्टार्च खा रहे हैं। और इस जो हम फोटोसिंथेसिस हमने पूरा कवर किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डाइजेशन देखेंगे, ह्यूमंस में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, तो वहां पे हम देखेंगे कि हमने जो खा रहे हैं ये स्टार्च, वहां पे हम देखेंगे इस स्टार्च के साथ हम करते क्या है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट भी बेटा इंपॉर्टेंट है। प्लांट में फूड ग्लूकोज के फॉर्म में फॉर्म होता है, जो प्रिपेयर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। किसी को बेटा मैंने बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा भी बताया है आज, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो जरूर उसको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेज देगा, ठीक है बेटा। बाकी और कुछ तो अभी नहीं है आज के लिए। फोटोसिंथेसिस बेटा मैंने खत्म किया है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डाइजेशन स्टार्ट करूंगा। अरे सर एक बार फिर से थोड़ा, प्रियांशु पूरा इतना ज्यादा बताया मैंने, पूरा कैसे फिर से बताऊं? व्हाट्सएप पे बताना, ठीक है प्रियांशु, तुम्हारे पास तो नंबर है, कॉल कर लेना, ठीक है बेटा। चलो बेटा ऐसा करते हैं, ठीक है। चलो बेटा फिर और किसी को कोई डाउट है तो बताए जल्दी। पूरा तो मैं नहीं एक्सप्लेन अभी करूंगा प्रियांशु, नेक्स्ट क्लास में फिर कभी देखेंगे। किसी को और कुछ डाउट है तो बताए।
कोई डाउट नहीं है तो फिर बाय बाय लिख दो बेटा, बाय। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, बाय संचिता, बाय नीलाक्षी, बाय, ठीक है, अर्नेश बाय, सम्यक, आकृति, समझ में आया ना सबको? ठीक है बेटा, अभी पढ़ना जाके, तुरंत बंद करके टिकटॉक नहीं खोलना, पढ़ना जाके, ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग करो। चलो ठीक है, बाय बेटा, एंड कर रहा हूँ, डेल बाय।